Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 2331 4444, 2371 7106 or 2371 7117. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र की ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। आज शनिवार है और आज के दिन खास तौर से हमारे कार्यक्रम में आप भी हुआ करते हैं शामिल और हमसे पूछ सकते हैं अर्थनीति, कारोबार या शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी सवाल। बस ये ख्याल रखिएगा कि हम किसी खास कंपनी या शेयर के बारे में जानकारी आपको उपलब्ध नहीं करा सकते। हमसे सवाल पूछने के लिए डायल कीजिए 23314444, 23717106 या फिर 23717117। हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आमंत्रित हैं आर्थिक मामलों के वरिष्ठ विश्लेषक शरद कोहली। शरद जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वार्म वेलकम टू यू शरद। नमस्कार मनोज, नमस्कार राजेश और सभी श्रोताओं को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। आइए शुरू करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं राजेश लेख। Domestic stocks fall, snapping 2 weeks winning rally during the week ended yesterday. Sensex closes below 60,850 and Nifty finishes below 18,150 level. And U.S. equity indices trade mixed after Fed chair's statement that the U.S. Central Bank is on track to begin reducing its purchases of assets. घरेलू शेयर बाजार में पिछले 2 सप्ताहों से जारी लिवाली का सिलसिला इस बार थमा। घाटे के साथ बंद हुए प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 60,850 और निफ्टी 18,150 के नीचे आकर हुए बंद। और फेडरल रिजर्व के प्रमुख की ओर से परिसंपत्ति खरीद योजना में कटौती शुरू किए जाने से संबंधित बयान के बाद अमेरिकी शेयर बाजार में दिखा मिला जुला रुख। पिछले 2 सप्ताहों के बाद कल समाप्त कारोबारी सप्ताह में घरेलू शेयर बाजार घाटे के साथ बंद हुआ है। गौरतलब है कि इससे पहले के लगातार 2 सप्ताहों में निवेशकों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली और सेंसेक्स निफ्टी दोनों नई ऊंचाई पर पहुंचने का लगातार कीर्तिमान बनाते रहे। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इस सप्ताह कमजोरी का संकेत दिखा। उसके अलावा तेल के मूल्यों में भी बढ़त देखने को मिली। इन सब का निवेशकों पर असर देखा गया और निवेशकों ने मुनाफा वसूली की। खासतौर से प्रभावित हुई छोटी और मझोली कंपनियां, जिनके शेयरों की अच्छी खासी बिकवाली हुई। साप्ताहिक आधार पर पिछली बार की तुलना में इस सप्ताह सेंसेक्स 484 अंक यानी 0.79% घाटे के साथ 7,822 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 224 अंक यानी 1.22% कमजोर होकर 18,115 दर्ज हुआ। छोटी और मझोली कंपनियों पर ध्यान दें तो बीएसई मिड कैप इंडेक्स 4.24% घाटे में रहा। स्मॉल कैप इंडेक्स में 5.21% की साप्ताहिक गिरावट देखने को मिली। We have a first caller online with us from Navi Mumbai, Jitendra Yadav. Jitendra, we welcome you to Market Mantra. Please ask your question. Good evening. Hello. Good evening. My question is very simple related to market. We know nowadays our market is very high, in the high lifetime. So is there any formula or any theory we can
prediction ki in our market is high. In how much time we कितने समय बाद वो नीचे आ सकता है? When will enter the suitable? It is when will suitable time to enter in the market as a new investor like that? Thank you, sir. Okay, Jitendra, got your. See, to answer your question straightforward, there is no standard single point parameter to judge. However, there are certain indicators which are generally used to predict if the market is grown beyond the certain level which is probably acceptable to investors or acceptable generally. And these indicators, some of these indicators I can tell you, there's something called a PCR, a put-call ratio. There is something called market cap to GDP ratio. Then we analyze the index on technical terms also, whether the index is overbought or oversold on technicals. There is something called technical analysis. Fundamentally, there are many factors like if the PE of a particular stock of a particular sector has gone beyond the acceptable norm or the acceptable limit, then that also becomes an indicator. If the book value of the company, the stock has gone far beyond the book value many times, that becomes an indicator. So there is, Jitendra, no single indicator which says that market is overbought. But generally, if you follow the market, I can tell you something interesting and which will be useful for you. If you follow the market closely and you watch the market and you analyze the market, a person who follows the market generally makes out that the market is now going into an overbought position and a correction from here or profit booking from here can definitely come. So which we saw when it touched 18,500, 600, I'm talking of the Nifty or Sensex 62,000, and there was continuous 2 weeks of buying. There was non-stop climb which we saw in these indices. So then it was pretty expected that at some point, this bubble to a certain extent will burst and come down. So I think if you follow the market closely, this comes with experience. If you want to analyze it through various indicators, you will have to learn technical analysis. You'll have to learn fundamental analysis. You will have to learn about certain indicators which I spoke about. So that is broadly speaking the way to do it. Yeah. However, these are all conjecturing, all indicative and all, nothing is with certainty, right, Sharad? Absolutely. Absolutely. I mean, no one indicator can be taken. I mean, sometimes market follows that indicator, but some of the other indicators indicate otherwise. I mean, so there is no single parameter which judges. Sometimes it does, but sometimes it doesn't. So if I say a particular, suppose a PCR does, sometimes we see PCR climbing to a level of 2 also. And sometimes even at 0.9, we find the market gets overbought. So I think it has to be seen as a combination of indicators, and that is how you can judge. That is how the market experts, researchers judge the market. Yes. हाँ, ये चलें कोलकाता से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं सुशोभन. स्वागत आपका सुशोभन. Namaskar. First of all, I'd like to express my gratitude to the entire Market Mantra team for spreading the financial literacy and the charisma and the artistry with which Dr. Kohli presents the program. Really, we anxiously await for his arrival. Thank you and my greetings to Dr. Kohli. Sir, actually, of late, very recently, I have invested some money. I had an app of Axis Bank and there is an investment option. I have invested certain amount to digital gold. And they have issued a certificate called Digital India Private Limited, Digital Gold India Private Limited, something like that. So do you suggest me to, or should I continue investing gold through digital mode, or is it risky? If you kindly guide us regarding this. Thank you. Shobhan, first of all, thanks for your kind words, which I share with the entire Market Mantra team. It's not just me, but the entire team which works really hard to bring this to you. See, digital gold, I don't know what kind of digital gold scheme you have invested in, but I would suggest that you should switch to either sovereign gold bonds if you really want to invest in gold. Sovereign gold bonds which are sponsored by the government, which is run by the government, I think they are the best bet. And I would also like to, since you are a very avid listener and follower of the financial markets and what is happening in the world of economics, I would like to inform you that SEBI has recently given approval for a gold exchange to be set up. Now, what does this mean? That like shares, you will be able to trade in gold, buy and sell gold through your Demat account. Just the way the shares get delivered and released from your Demat account, you would be able to trade in gold. So for now, I would suggest you to switch to sovereign gold bonds. I would rather not recommend any private investor which gives you gold in digital form. I don't know what digital form this gold has been given. Unless I read through the scheme, it will be very hard for me to endorse and say, yes, okay, you're fine with that. So therefore, when there is a safer option available, Mr. Sushobhan, why not go for a safer option? So go for sovereign gold bonds, or
you may like to invest in physical gold. If you've got adequate arrangements to keep, you can go for gold coins and so. They are freely available with banks and some of the famous jewelers and so. Or you may like to wait for the gold exchange to be set up, which is going to happen very soon. So therefore, avoid any private gold investment, because unless we know about them, it's very difficult to comment against or for it. Switch to sovereign gold bonds if you are in a hurry, you want to do it right now. Sharad, he also wanted to know, investing in gold through digital app is recommended by you or not? Look, that's precisely, Rajesh, what I said, because the app is fine. There's nothing wrong with the app. But my doubt is, because I mean, it's not exactly a doubt, but probably lack of information which is currently available through the question, is that who is investing through this app? Which bank is investing, and where is the gold being parked? Because digital gold means that gold is parked in demat form. So where is this gold being parked? Because right now only sovereign gold bonds give you the benefit of parking gold in demat form, that is through the government. Now, who is this agency? What is this agency? I really don't know, because unless I read through the scheme. So app-based investment is very common these days. That's only a method of investment, Rajesh. But I think I would advise Mr. Sushoban, he's a very dear listener to Market Mantra, to probably either let us know the complete details or switch to safer options. आइए चलें दिल्ली से हमारे साथ हैं भारत भूषण। स्वागत है आपका भारत भूषण जी, सवाल पूछिए। हाँ सर, सभी को नमस्कार। नमस्कार जी सर, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि संगठित क्षेत्र के जो भी कर्मचारी होते हैं, सरकार, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की हो, तो उनको तनख्वाह महीने की 1 तारीख या 30 तारीख को मिल जाती है, ठीक है सर जी। और जैसे मेरा सवाल ये है सर कि असंगठित क्षेत्र में जो काम करते हैं, चाहे वो होटल में हो, रेस्टोरेंट में हो, या फिर सिक्योरिटी गार्ड में हो, या कोई भी कर्मचारी हो, तो उनके यहाँ पे तनख्वाह सर 10 तारीख से लेके 15 तारीख के बीच में आता है तनख्वाह महीने का। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों है सर? अगर सरकार की कोई मशीनरी है, क्या श्रम मंत्रालय कुछ इस बारे में कर सकती है, कोई ठोस कदम उठा सकती है कि उन होटल मालिकों को बोला जाए कि भैया आपके जो भी कर्मचारी हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो वेटर हो, चाहे कुछ भी कर रहा हो बंदा, तो उसको 1 तारीख को महीने सैलरी क्यों नहीं मिलती है? आखिर सरकार दोहरी नीति क्यों अपनाती है, असंगठित क्षेत्रों के लिए और संगठित क्षेत्र के लिए? चलिए भारत भूषण जी, आपका नाम मुझे रिमाइंड कराता है, एक पुराने बड़े फेमस फिल्म एक्टर होते थे भारत भूषण, आपके नाम से मुझे उनकी भी याद आ गई। आपने जो सवाल पूछा है, देखिए, जो सरकार, हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर कंपनी का, हर संस्था का एक डेट होता है जिस डेट को वो तनख्वाह बांटते हैं। आपने ठीक कहा, सरकारी संस्थानों में 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को छुट्टी हो तो 1 आध दिन आगे पीछे, या 30 तारीख को वगैरह वगैरह आ जाती है। कुछ संस्था 8 तारीख को देते हैं, कुछ 7 तारीख को देते हैं। अब आपकी संस्था जो है, लग रहा है कि 10-15 तारीख को देती है। तो इसके लिए मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, देखिए, एक बार महीने में दिक्कत होती है। अगर आपकी तनख्वाह 10-15 तारीख को आ रही है और वो एक साइकिल बन जाती है, तो आपके फिर खर्चे भी उसी हिसाब से डिसबर्स होने। ये भी तो देखिए कि अगर 10-15 तारीख को तनख्वाह आती है तो वो आपकी चलती भी अगले 15 तारीख तक है। हालांकि आपको जो दिक्कत हो रही है उसकी वजह से, उससे मैं सहानुभूति रखता हूं। इसके लिए आपको जो रेमेडी है वो ये है कि लेबर कोर्ट्स वगैरह है, पर लेबर कोर्ट जनरली एम्प्लॉयर रिलेशनशिप में इतना दखल नहीं देता। हाँ, अगर कंपनी तनख्वाह नहीं देती है तो आप इस मैटर को लेबर कोर्ट में उठा सकते हैं, आप सिविल सूट भी फाइल कर सकते हैं कंपनी के खिलाफ, साहब हमने काम किया, आपने तनख्वाह नहीं दी। पर अगर तनख्वाह एक XYZ डेट को आ रही है तो मुझे आपको दिक्कत हो रही है उसकी वजह से, उससे मैं सहमत हूं, पर ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जिसको कि कोई कोर्ट उठाना चाहेगा कि नहीं साहब आप 1 तारीख को, क्योंकि वो ये जवाब देंगे कि अगर 15 को आ रही है तो अगली फिर 15 को आएगी। तो आपके भी जो खर्चों की डिसबर्समेंट्स है, जो आप पेमेंट करते हैं, वो उसी के अनुसार सेट हो जाती है। जो कैश फ्लो बनता है वो उसी के, हो सकता है संस्था की कोई अपनी लिमिटेशन हो, कई बार कंपनीज को डेटा एसिमुलेट करने में वक्त लगता है, उनकी अपनी पेमेंट साइकिल्स होती है, पर आपकी दिक्कत से हम पूरी सहानुभूति रखते हैं। और अगर इस कार्यक्रम को आपके एम्प्लॉयर्स, होटल जो भी हैं वो सुन रहे हैं, हम उनसे मार्केट मंत्रा की तरफ से प्रार्थना करते हैं कि भारत भूषण जी को ये तनख्वाह और उनके साथियों को आप कृपया महीने के शुरू में ही दे दिया करें, वरना आप कोशिश करें अपना कैश फ्लो उसी हिसाब से सेट कर लें कि आपको 15 से 15 काम चलता रहे। Joining us now from Delhi is Dharamveer. We welcome you, Dharamveer. Hello. नमस्कार मार्केट मंत्रा जी, नमस्कार। सरल जी नमस्कार। सरल जी, मैं जानकारी देना चाहता हूँ, जो आजकल आपको जानकारी ही है कि जैसे काफी हद तक लोगों ने अपनी एफडीआई बैंकों में ही दे रखी है, जिससे अपना 2 पैसा बढ़ा सके। थोड़ा जोर से बोले, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। बना रखी है। हेलो।
और आपका जो शेयर मार्केट क्या इस तरफ भी कोई ध्यान दे रहा है कि नए जो शेयर ग्राहक जो आने वाले हैं आए उनके लिए क्या प्रोत्साहित करने के लिए कुछ नए कुछ ऐसे अच्छे कुछ अपने आप लोग ऐसे काम का एक कार्यक्रम बनाए जिससे वो लोग भी आपकी तरफ आकर्षित हों, जैसे हम लोग नए श्रोता हैं और नई जानकारी आप लोगों से लेना चाहते हैं। आधे घंटे कार्यक्रम में प्रमोशन की बात कर रहे हैं, आपको अट्रैक्ट करने के लिए क्या से भी कुछ ऐसा कर रही है शरद? देखिए, मार्केट मंत्रा तो इनका ये था कि और कार्यक्रम ऐसे बन सकते हैं जो शेयर मार्केट की तरफ लोगों का रुझान हो, उनको जानकारी मिले। देखिए, मार्केट मंत्रा तो अपना धर्मवीर जी बहुत ही पुराना कार्यक्रम है और मैं समझता हूं, अगर मैं गलत नहीं हूं, राजेश और मनोज मुझे बताएंगे कि अपने किस्म का ये एक ही कार्यक्रम है जो केवल और केवल शेयर मार्केट, बिजनेस, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स पर डील करता है और आधे घंटे तक आपको बकायदा जानकारी देता है और आप तो निरंतर जुड़ते रहते हैं। मुझे तो ये उम्मीद थी आप हमसे जुड़ के अब हमको ये कहेंगे कि हम अब आपको सुन के हम शेयर मार्केट में थोड़ा थोड़ा समझने लगे हैं और थोड़ा थोड़ा निवेश करने लगे हैं, थोड़ा थोड़ा मुनाफा कमाने लगे। पर आपकी बात का अगर मैं सीधा जवाब दूं तो इंटरनेट पे धर्मवीर की बहुत सारी जानकारी अवेलेबल होती है। आप गूगल करेंगे, आपको स्टॉक मार्केट के बारे में सीखने के लिए गूगल करिए, यूट्यूब पे जाइए, आपको बहुत सारे वीडियोज मिलेंगे, बहुत सारी चीजें मिलेंगी और आपके अंदेशों का डाउट दूर करने के लिए तो हम लोग यहाँ बैठे हैं। आपको 8 के 8 दिन मार्केट मंत्रा नहीं करता, 365 दिन करीब करीब मार्केट मंत्रा आपके लिए चलता है। तो आपकी कोई समस्या हो आप यहाँ लेके आइए और बाकी आप रिसर्च करिए, गूगल करिए, लगातार मार्केट मंत्रा सुनते रहिए, आपको रोज शेयर मार्केट के बारे में जानकारी मिलती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये अपने आप में एक कार्यक्रम चल रहा है, इसी को आप कार्यक्रम मानिए ना और आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं जी। आइए चलें जयपुर से हमारे साथ हैं जितेंद्र। स्वागत है आपका जितेंद्र जी, सवाल पूछें। हाँ सर, मेरा ये प्रश्न है कि मैं 5-6 महीना पहले मार्केट मंत्र सुन कर ही एक बड़े ग्रुप का शेयर खरीदा हूँ। लंबे समय के लिए मन में बना के रखा था, 4-5 साल के लिए, लेकिन उसका प्राइस 200-300 रुपया पर शेयर पे ज्यादा है। तो क्या बेच दूं या रखूं? क्योंकि बहुत बड़े ग्रुप का केमिकल्स है, मोटर्स है, पावर्स है, ठीक है, जिसने अभी एयरलाइंस परचेज किया है। दूसरा प्रश्न है कि सर मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन सोचता हूँ ईटीएफ के माध्यम से करूँ क्या, जो स्टॉक मार्केट में ईटीएफ चलता है, किसी भी एसेट मैनेजमेंट का, आईटी फर्मा ईटीएफ, इंडेक्स नेक्स्ट 50 ईटीएफ, यही प्रश्न था मेरा। थैंक यू। देखिए, जितना स्पेसिफिक आपको शुरू में ही जब मार्केट मंत्रा का शुरू में अनाउंसमेंट होती है तो आपको बताया जाता है कि इसमें हम स्पेसिफिक शेयर्स की बात नहीं करते हैं। तो क्योंकि हम आपको नाम लेने के लिए उत्साहित नहीं करेंगे, ना ही हम आपसे पूछेंगे, तो ये कहना तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आपने उस शेयर में 200-300 का जितने की अभी किस ग्रुप का शेयर है, कौन सा शेयर है, तो हम आपसे पूछेंगे भी नहीं। पर मैं आपको क्राइटेरिया बताता हूं, अगर आपका मुनाफा हो रहा है और आपने लंबी अवधि के लिए लिया है और आपका मान लीजिए प्राइस डबल हो चुका है या 1.5 गुना हो चुका है, आपका जो इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव है, जो लक्ष्य था, वो पूरा हो चुका है, तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं। उसमें थोड़ा कभी लड्डू वड्डू आप मार्केट मंत्रा को भेजेगा, देखिए आपकी वजह से हमें मुनाफा हो गया। अब हम नाम तो नहीं बताते, पता नहीं आपने हमसे कौन से के शेयर में निवेश किया है, पर इसको आप, और अगर लंबी अवधि के लिए किया है तो इसको अभी आप लेके बैठे, आगे मार्केट का भविष्य भारत में उज्जवल है, नए नए लोग जुड़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि 2-3-4 साल में मार्केट नए शिखर अवश्य छुएगी। दूसरा क्वेश्चन इनका क्या था मनोज, अगर शुड ही इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड थ्रू ईटीएफ? हाँ, ईटीएफ, जी हाँ, ईटीएफ देखिए एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स एक नया माध्यम बना है पिछले चंद सालों से। आप ईटीएफ के माध्यम से जा सकते हैं। ईटीएफ से एक स्पेसिफिक सेक्टर को डिवोट करता है। ईटीएफ थोड़ा सा वॉलेटाइल होता है क्योंकि म्यूचुअल फंड तो आपको लेके आपको एनईवी बताते हैं, 6 महीने, साल, 2 साल आप रखें। ईटीएफ थोड़े वॉलेटाइल होते हैं, तो अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म के लिए या मार्केट की वॉलेटिलिटी को प्ले करना चाहते हैं तो आप ईटीएफ में जाइए, पर आप लंबे समय के लिए सुरक्षित निवेश करना चाहते हैं तो आपको मैं म्यूचुअल फंड में जाने की राय दूंगा। तो ये आपकी अपनी प्रेफरेंस है कि आप किस प्रकार से निवेश करना चाहते हैं। जी, आइए चलें ठाणे, हमारे साथ लाइन पर हैं सुभाष। स्वागत है आपका सुभाष जी, सवाल पूछे। हेलो, नमस्ते सर। जी नमस्ते। सर मुझे पूछना है कि जैसे शेयर लॉन्ग टर्म को अनक्लेम्ड डिविडेंड होता है शेयर का 7 साल से ज्यादा, तो उसको आईईपीएफ में जमा करते हैं। जैसे नेशनल बैंक में अगर लॉन्ग टाइम अनक्लेम्ड डिपॉजिट होगा तो उसको कुछ फंड में वगैरह ट्रांसफर करते हैं क्या?
कुछ कुछ शब्द मुझे मनोज फिर से क्लियर नहीं होते, शायद इनका रेडियो सेट ऑन था। मुझे आप क्षमा करें, आप दोहराना चाहेंगे क्या बोला? मैं भी इनका सवाल ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ। गुरुनाथ जी से आग्रह किया आप सुभाष जी से कि सुभाष जी आप अपना रेडियो सेट की आवाज बिल्कुल धीमी कर दें और फिर उसके बाद सवाल एक बार स्पष्ट होकर पूछें। जी, गुरुनाथ फ्रॉम थाने इज विद अस नाउ। गुरुनाथ जी सर। हाँ, स्वागत आपका, सवाल पूछें। सर पुलिस आपको भी नमस्कार। नमस्कार गुरुनाथ। सर मेरा सवाल है, सेबी के लिए और स्टॉक एक्सचेंज के लिए जो पावर अटर्नी होती है वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है या नहीं, और क्या सर इसका जो स्टॉक ब्रोकर होते हैं इसका मिसयूज भी हो सकता है और इसको कैंसिल भी किया जा सकता है क्या सर? थैंक यू। चलिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा है गुरुनाथ जी आपने। जो लोग हैं उनके लिए बहुत जरूरी जानकारी है। जब वो अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो ढेरों पेपर जो उनको साइन करने पड़ते हैं, उसमें से एक डॉक्यूमेंट पावर ऑफ अटर्नी भी होती है। ये पावर ऑफ अटर्नी होती है कि जब आप शेयर को अपने सेल करेंगे अपने डीमैट अकाउंट से, तो उसके दो तरीके हैं। या तो आप पावर ऑफ अटर्नी दे दीजिए ब्रोकर को और उसको अथॉरिटी दे दीजिए, जैसे ही आप सेल का इंस्ट्रक्शन दें या सेल करें तो आपके डीमैट अकाउंट से शेयर्स रिलीज कर दिए जाएं। दूसरा तरीका यह है कि अगर आप पावर ऑफ अटर्नी नहीं देते हैं तो जैसे ही आप शेयर बेचेंगे आपको एक फिजिकल स्लिप साइन करनी पड़ेगी। वो कुछ ब्रोकर्स ने उसको ऑनलाइन ऑथराइजेशन भी किया हुआ है, वो आपको साइन करके देनी पड़ेगी। उसको हम रिलीज स्लिप कहते हैं। तो अगर वो रिलीज स्लिप आप नहीं देते हैं तो शेयर आपके अकाउंट से निकल नहीं पाएगा। अगर नहीं समय पे निकल पाता है तो उसका फिर ऑक्शन हो जाता है, आपको शायद जानकारी होगी, फिर वो किसी भी भाव पे खरीद के ब्रोकर को हैंडओवर करना पड़ता है, उसमें पेनल्टी भी लगती है। तो इसलिए देखिए, जिस ब्रोकर पे आपको भरोसा है, आजकल सारे ब्रोकर्स प्रोफेशनल है, तो किसी बड़ी अच्छी ब्रोकिंग फर्म को जो रेप्यूटेड है आप उसको चुने। वहां पर कोई इस प्रकार का फ्रॉड होता नहीं है। शुरू में सुनने में आए थे पावर ऑफ अटर्नी का गलत इस्तेमाल हुआ, मैं यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिसकी वजह से कुछ ब्रोकिंग फर्म पीछे कोलैप्स भी करी थी, उन्होंने मिसयूज किया था। पर आजकल क्योंकि सेबी के नियम इतने सख्त हैं कि कोई भी ब्रोकर अगर इस प्रकार की कोई हरकत करता है तो उसका लाइसेंस, उसकी जो टिकट है वो सीज कर दी जाती है, टर्मिनेट कर दी जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ब्रोकर इस प्रकार की डीलिंग करेगा। तो आप पावर ऑफ अटर्नी साइन कर, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो आपको इनकन्वीनियंस बहुत होगी। आपको हर बार सेल करते टाइम एक रिलीज स्लिप साइन करनी पड़ेगी, आपको शायद उसके ऑफिस जाना भी पड़े, वो एक बहुत ज्यादा दिक्कत वाला काम हो जाता है। तो इसलिए पावर ऑफ अटर्नी साइन करिए, पर किसी अच्छे रेप्यूटेड ब्रोकर से आप अपना संबंध बनाइए, जिससे कि आपको कोई भी फ्रॉड मिसयूज का डर ना रहे। जी, आइए चलें बलरामपुर, हमारे साथ फोन लाइन पर हैं रिंकी। स्वागत है आपका रिंकी जी, सवाल पूछें। जी सर, स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार। और आपके साथ एक्सपर्ट सर है, उन्हें भी नमस्कार सर। जैसे जो पूंजी बाजार है प्लीज वो दो वर्गों में बांटा गया, जैसे सर एक है गिल्ट एडेड बाजार, दूसरा है औद्योगिक प्रतिभूति बाजार। तो ये दोनों है क्या सर? गिल्ट एडेड बाजार क्या है और ये औद्योगिक प्रतिभूति बाजार क्या है? धन्यवाद। ओके, चलिए, बलरामपुर आपके नाम से मार्केट मंत्रा में फेमस हो गया है, आपके सवाल लगातार आते हैं। देखिए, जो गिल्ट एज होती सिक्योरिटीज होती हैं, वो उनके पीछे कुछ ना कुछ मेटल बेस या कुछ ना कुछ सिक्योरिटी होती है जो उनको बैक करती है। ये गिल्ट एज सिक्योरिटीज होती है। थोड़ा टेक्निकल है, आप, मुझे नहीं पता कि आप कितना उसमें जानकारी रखती हैं, थोड़ा सा उसके लिए बैकग्राउंड चाहिए, क्योंकि जब गिल्ट एज सिक्योरिटीज इशू की जाती है तो उसके पीछे आपको प्रॉपर सॉलिड मेटल बेस बैकअप रखना पड़ता है, तभी वो गिल्ट एज सिक्योरिटीज इशू की जाती है। दूसरी, जो आपने औद्योगिक जो इंडस्ट्रियल कैपिटल बॉन्ड्स या कंपनी के बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं, ट्रेजरी बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं, वो कुछ सॉवरेन बॉन्ड्स होते हैं, कुछ बॉन्ड्स होते हैं जो कि कंपनी के एसेट्स के अगेंस्ट उसकी परमिशन दी जाती है, कुछ आरबीआई के थ्रू परमिशन होती है, कुछ कंपनी जो इशू करती हैं कंपनी के फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं। बहुत तरीके के ये बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज होती हैं। अब हम स्पेसिफिक सिक्योरिटी जब आप कभी किसी का पूछेंगी तो उसका बताएंगे, मैं एक एक का बताऊं तो उसमें बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। पर मैं, रिंकी जी, आप तो बहुत जागरूक और बहुत अलर्ट निवेशक और जानकार लगती हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप गिल्ट एज वगैरह की जगह, आप मार्केट मंत्रा से जुड़ी हुई हैं तो आप म्यूचुअल फंड्स वगैरह को ज्यादा प्रेफर करें, जिससे आप थोड़ा थोड़ा स्टॉक मार्केट्स की तरफ भी, क्योंकि गिल्ट एज सिक्योरिटीज का रिटर्न फिक्स्ड होता है, उतना ज्यादा नहीं होता है जितना ज्यादा आपको म्यूचुअल फंड्स वगैरह में मिल सकता है। तो आप थोड़ा उधर भी रुझान रखें और धीरे धीरे अपनी जानकारी में ज्ञानवर्धन करें, पूछते रहें आगे और सिक्योरिटीज के बारे में, हमें आपको बताने में बहुत खुशी होगी। इट्स अ प्लेजर टू वेलकम विजेंद्र फ्रॉम गुरुग्राम। विजेंद्र, वेलकम एंड प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। Thank you, sir, and good evening to everyone. Good evening.
सर रिसेंटली बिटकॉइन का काफी रुझान मैंने देखा है लोगों का, बहुत सारी ऐप फ्लोट हुई हैं। ये एक मार्केट में एक कंफ्यूजन सा है, तो क्या इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करेंगे प्लीज? थैंक यू। बिटकॉइन, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हाल में पिछले कुछ महीने जब से इस पे कानूनी कुछ क्लैरिफिकेशन आया, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई और आरबीआई की डायरेक्टिव को उन्होंने होल्ड किया और इसको वैध ठहराया गया, मतलब इसको आप ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। पर मैं आपको जितने भी क्रिप्टो करेंसीज के निवेशक हैं आजकल, खासकर जो यंग पॉपुलेशन है, बहुत इसकी तरफ रुझान हो रहा है, मैं उनको सतर्क ये करना चाहूंगा। मैं कोई इसके खिलाफ नहीं हूं, तो सतर्क ये करना चाहूंगा कि इसके पीछे बिटकॉइन का आपने लिए तो बिटकॉइन की बात करूंगा कि उसके पीछे कोई फंडामेंटल्स नहीं है। ये एक ऐसा निवेश का साधन है, निवेश का एरिया है जो सिर्फ खबरों पे चलता है। आज खबर आ गई एल सेल्वाडोर ने उसको मान्यता दे दी, चल गया। आज खबर आई कि एलॉन मस्क साहब ने कुछ कह दिया, गिर गया। तो जो चीज खाली खबरों के बेसिस पे चले, जिसका कोई फंडामेंटल बेसिस ना हो, हमें ये नहीं पता आज तक कि बिटकॉइन बनाया किसने था। एक दो लोगों के नाम प्रचलित है, कहां से ये इसकी माइनिंग होती है, कौन करता है, तो एक बहुत उसके पीछे एक डार्क सी इंफॉर्मेशन रहती है, एक डार्क सा रहता है फंडामेंटल कि कहां से चल रहा है, कौन चला रहा है। पीछे फ्रॉड भी काफी सुने गए हैं, लोगों के वॉलेट में से ये चोरी हो गया, जो वॉलेट आपके मोबाइल पे रहता है वहां से कुछ लोगों का चोरी भी हो गया। अच्छा, उतार चढ़ाव भी बहुत ज्यादा रहता है इसमें। एकदम से आज तो $65,000 को भी पार कर गया, बीच में $30,000 आ गया था। तो मैं समझता हूं कि इतना ज्यादा जोखिम भरा और इतना ज्यादा खबरों, और भारत सरकार भी इसको कोई बहुत ज्यादा प्रशंसनीय दृष्टि से नहीं देखती है, बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता है इसको कि ठीक है कर रहे हैं लोग, कर रहे हैं। तो मैं आपको इसमें सतर्क रहने की सलाह दूंगा। इससे बेटर ये है कि आप किसी फंडामेंटली स्ट्रांग ऑप्शन में इन्वेस्ट करें। इससे बेहतर तो आप शेयर मार्केट में आए, वो कम से कम कुछ फंडामेंटल्स तो है वहां पर। राजेश, मनोज, आप सहमत होंगे मेरे से? जी। Nan Gopal from Delhi, we request you to stay with us as we tell you that the Dow Jones Industrial Average registered a record closing high yesterday. The major U.S. stocks also posted a third straight week of gains, though the S&P 500 and the Nasdaq Composite ended with losses yesterday. Stocks came under pressure after Federal Reserve Chair Jerome Powell said the U.S. Central Bank was on track to begin reducing its purchases of assets. The Dow Jones Industrial Average added 0.2%, while the S&P 500 fell 0.1% and the Nasdaq Composite Index stumbled 0.8%. हमारे साथ काफी देर से धैर्य के साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से नंद गोपाल जी, स्वागत आपका, सवाल पूछें। शरद जी, मेरा क्वेश्चन है कि अगर एक कंपनी जो है अपने का सब्सिडियल होल्डिंग है किसी की, वो सब्सिडी को ट्रांसफर करती है तो डिस्क्लोज करना पड़ता है सब्सिडी की बैलेंस शीट में। अगर वो सब्सिडी की फर्दर सब्सिडी को ट्रांसफर कर देती है तो उसका डिस्क्लोजर तो होता नहीं है जी, तो उसको कैसे जज करेंगे? अब देखिए, उसको जज करने का तरीका तो ये में जो कंपनी का जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है जिसके अंतर्गत वो रजिस्टर्ड है, वहां से आप ये इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हैं, क्योंकि वहां पर कंपनी जब भी शेयर्स को ट्रांसफर करती है तो एक आरओसी में उसको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। अपनी जो एनुअल रिटर्न जो कंपनी की होती है उसमें भी जो शेयर्स की पोजीशन है नंद गोपाल जी वो जाती है। तो इसका तो यही तरीका है कि आप कंपनी से संपर्क करके पूछ सकते हैं। अगर कंपनी वाले नहीं बता रहे तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज पे कुछ फीस जमा करा के, ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में होती है, आप उसमें वहां पे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि कंपनी ने इसको फर्दर ट्रांसफर किया है कि नहीं किया है। अगर आपको उससे कुछ घाटा हो रहा है या आपका इंटरेस्ट इफेक्ट हो रहा है तो उसका यही एक माध्यम है। अगर कुछ फ्रॉड आपको दिखाई दे रहा है तो आप एनसीएलटी आरओसी में इसकी कंप्लेंट भी दाखिल करी जा सकती है। जी। Just in 20 seconds, Sharad, what advice will you give to the investors for the coming week? I think caution is the magic word, Rajesh, for the coming week, because the American indices are also showing mixed kind of signals. The economic parameters, the international statistics do not seem to be very, very favorable. However, the sentiment over here is bullish, so there is a bit of a contradiction. Negative statistics, positive sentiment. जी. So caution is the magic word. Just be very cautious and careful. बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से शरद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for being with us, Sharad. And before we close the headlines once again, domestic stocks fall, snapping 2 weeks winning rally during the week ended yesterday. Sensex closes below 60,850 and Nifty finishes below 18,150 level. And the U.S. equity indices trade mixed after Fed Chair statement that the U.S. Central Bank is on track to begin reducing its purchases of assets. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.